सभी साथियों को नमस्कार। आई होप आरएस मेंस की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। स्टैटिक आपने अभी तक अच्छे से पढ़ लिया होगा और अब बारी है करंट अफेयर की। ठीक है, इतने दिन तो चलो कोई बात नहीं, आपने करंट अफेयर वाला सेगमेंट छोड़ रखा था। ठीक है, लेकिन 100 नंबर के आसपास मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार जोर दे रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर कि 80 से 100 नंबर के बीच में आपके क्या करंट अफेयर का वेटेज इस बार रहने वाला है आरपीएससी के अंदर। ठीक है, हमने पिछले दिसंबर 2024 से लेके मई 2025 तक करंट अफेयर वाला जो है मेंस के हिसाब से क्या करवाया है, कंटेंट करवाया है। ठीक है, अब देखो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा कि आप सोचोगे, देखो हमने ही किया है कि भाई एक एक महीने का हमने क्या करंट अफेयर करवाया कि भाई मेंस के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन आपके, कौन सा कंटेंट जो है आरपीएससी में कौन से पेपर में पूछा जा सकता है, उस हिसाब से हमने कंटेंट डिजाइन किया है। ठीक है, और यूट्यूब पे भी मैंने 4-5 क्लासें 5-6 के आसपास डाल दी और एक ये क्लास जो यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि भाई 80 से 100 नंबर का वेटेज है। और दूसरी चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि इस चीज़ को हल्के में बिल्कुल मत लेना। ठीक है, कैसे कि भाई जैसे आपकी क्या है कि मान लो स्टैटिक पोर्शन है। ठीक है, स्टैटिक के अंदर जैसे अभी रिसेंटली क्या था, आपके भगवत गीता है और नाट्य शास्त्र है, उसको जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड आपकी लिस्ट है किसकी, यूनेस्को की, जो 1992 के अंदर बनी थी, उसमें भगवत गीता को क्या कर दिया गया है, लिस्टेड कर दिया गया है। ठीक है, भगवत गीता को क्या कर दिया गया है, भगवत गीता को उसमें लिस्ट कर दिया गया है। अब लिस्ट करने का क्या मेंशन होगा, मतलब क्या अर्थ होगा उसका, तो उससे ये है कि भाई जो भी एंशेंट आपका कोई भी मान लो पांडुलिपि है, कोई ग्रंथ है, तो उसकी क्या नेचुरल डिजास्टर से, किसी वॉर से, उससे क्या की जा सके, उसको प्रिजर्व किया जा सके, उसकी रक्षा की जा सके। तो भगवत गीता आपके सिलेबस एथिक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है, एथिक्स के अंदर सीधा सीधा लिखा हुआ आपके क्या है, भगवत गीता। अब देखो मान लो आपको भगवत गीता में कोई भी क्वेश्चन आए, अब देखो करंट किस तरीके से काम करेगा। जैसे मैंने अप्रैल के करंट अफेयर में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र का बताया कि भाई मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड जो आपका यूनेस्को की लिस्ट है उसमें शामिल कर लिया गया है भगवत गीता को। तो मान लो आपके कोई भी स्टैटिक क्वेश्चन आता है, तो वहां पे आप क्या करोगे, नोट लगा के नीचे अगर लिख दोगे कि देखो भाई इतनी इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की, इस ग्रंथ की, कि आपके जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड है यूनेस्को का, उसमें भी भगवत गीता को क्या किया गया है 2025 में, मई 2025 अप्रैल 2025 में शामिल किया गया है। बस इतनी सी लाइन एग्जामिनर को हिट करवानी है। ठीक है, तो सीधा नहीं पूछा, मैं कह रहा हूँ वो करंट अफेयर आपसे सीधा नहीं पूछा, तो आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं हर बार बोला हूँ कि या भाई ये इस चीज़ को आप कहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर का यूज करना है स्टैटिक पोर्शन में भी। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं बता रहा था कि भाई जो आप मैपिंग वगैरह कर रहे हो, क्योंकि आंसर राइटिंग जैसे मैंने बताया भाई बीच बीच में, जैसे हर महीने में ये बताया कि भाई किस तरीके से मैंने 10-15 क्वेश्चन लिए और उसमें बताया कि भाई किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है, कि जैसे आपका इंट्रोडक्शन कैसा हो, मेन बॉडी कैसी हो क्वेश्चन की, तीसरी चीज़ आपका कंक्लूजन किस तरीके से हो। ठीक है, और वो मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ मैं, और जो भी टॉपर्स की कॉपीज होती हैं या फिर जो साथ वाले लगे हुए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से ये सब बताता हूँ। अब मैं भी ऐसे हवाबाजी नहीं कर रहा कि भाई ऐसे कुछ भी उठा के बता रहा हूँ, नहीं, पूरा सिस्टमिक तरीके से किस तरीके से मार्किंग आपकी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से भाई करंट अफेयर को लिंक करके लिखोगे तो 100% जो आपके है मार्किंग में इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये कोर्स है, जैसे हमने इसमें क्या है दिसंबर से लेके आपके मई 2025 तक इसमें पूरा कोर्स करवा दिया है। ठीक है, पूरा कोर्स हो गया है, पूरे वीडियोज हो गए और पीडीएफ हैं, पीडीएफ को आप अच्छे से डाउनलोड कर सकते हो और पीडीएफ को पढ़ भी सकते हो अच्छे से। ठीक है, और अभी कुछ दिन में इसका 1-2 दिन में, 2-4 दिन में इसका कंपाइलेशन भी कर देंगे, पूरी पीडीएफ जो है आपके 6 महीने का करंट अफेयर सब्जेक्ट के हिसाब से, या फिर पूरा एक साथ ही एक बुक के तौर पर उसको बना देंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो देखो भाई बहुत मिनिमम फीस रखी है इसकी, तो 500 रुपये ही रखी है, बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं रखी है। तो मेरे हिसाब से आपको अगर कोई करके दे रहा है पूरा सेगमेंट 70-80 नंबर का एक पेपर का जुगाड़ करके दे रहा है, तो मेरे हिसाब से तो आपको उसमें हेजिटेट नहीं होना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए अच्छे से कि भाई कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है केवल करंट अफेयर वाले पोर्शन पे, और वो आपके चारों पेपरों में आने वाली है। ऐसा भी नहीं कि भाई एक पेपर में काम आ जाएगी, हर पेपर में, क्योंकि आपके सीधे सीधे सामसाइक मुद्दे वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं खुद कह रहा हूँ कि भाई जैसे मान लो आपकी फूले मूवी अभी न्यूज़ में रही, अब फूले से रिलेटेड कोई भी आपकी जैसे एथिक्स के अंदर पूछ ले, ठीक है, तो आपको मेंशन करनी है, वो मूवी का नाम ही मेंशन कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें लिखनी है, तभी मार्किंग होगी, तभी अच्छे नंबर मिलेंगे करंट को लिंक करके, क्योंकि एग्जामिनर पेपर पढ़ते हैं, उनको चीज़ें लिंक रहती हैं, तो वो अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर को अलग से इम्प्रेसिव आपका इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इतनी रामायण मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कोर्स है अच्छे से 6 महीने का। आप देखो अभी कुछ टाइम नहीं लगेगा, 1 महीने का अगर आप करोगे तो जैसे दिसंबर का बैठे आप एक सब्जेक्ट उठाए, साथ में 2-4-5-6 घंटे में आपने दिसंबर का करंट अफेयर पूरा निपटा दिया, पीडीएफ पढ़ ली और साथ में वीडियो देख लिए, 4-5 घंटे का वीडियो है, 1 मिनट का ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो उसमें पूरा मैंने होलिस्टिक 360 डिग्री जो भी इंपॉर्टेंट आपके कंटेंट है, अभी फालतू भी नहीं रखा है ऐसा कुछ भी कि भाई कुछ भी उठा के रख दिया हो। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ही रखा है उसमें। और दूसरी चीज़ आपके फिर जनवरी उठा लो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ऐसे 5-7 दिन में पूरा 5-7 दिन में 5-7 दिन की बात कर रहा हूँ, हर महीने का 1 मंथ का 1 दिन में आप कर सकते हो
अदर सब्जेक्ट पढ़ते हुए, जब आपके पास टाइम बच जाए उसके बाद बता रहा हूँ, ठीक है। और बहुत मिनिमम फीस रखी है कि भाई लास्ट टाइम हम भी कह रहे हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत अच्छे लोगों ने, बहुत साथियों ने, काफ़ी ने इसमें अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। और जो भी ज्वाइन करके उनसे मैं फीडबैक मैकेनिज्म भी है मेरा कि यार कुछ भी लगे तो आपको सबका यही रेस्पॉन्स है कि सर बहुत अच्छा है और हमें वाकई में इससे फ़ायदा हो रहा है। आंसर राइटिंग जो कर रहे हैं पिछले 1 साल से, 2-4 बच्चों के पास तो मेरे पास पर्सनल कॉपीज़ रखी हुई हैं, ठीक है। 5-6 बच्चों ने तो पर्सनल भेजा है मुझे कि सर देखो पहले ये था मेरी हालत, और करंट अफेयर जो आप बता रहे हो कि भाई स्टैटिक में भी अगर नीचे लिख दोगे तो मेरा वहाँ पे इंप्रूवमेंट, मेरे को एग्जामिनर भी जो यहाँ पे कॉपी चेक कर रहे हैं ना कोचिंग्स वगैरह में, जो जहाँ भी टेस्ट सीरीज लगा रखे हैं उन्होंने, तो वहाँ पे भी मेरा इंप्रूवमेंट है, मतलब 10-15 15-20 नंबर का मेरे के अलग से इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो ये चीज़ है, तो वो कहीं ना कहीं मैं भी उससे मतलब भाई मोटिवेट होता हूँ चीज़ों से, ठीक है। तो ये ज्वाइन कर लेना और चलते हैं अपन जो भी इंपॉर्टेंट, मैं फिर इसमें जैसे 2-4-5 न्यूज़ में रही हैं अप्रैल के अंदर, मई के अंदर, तो उनको मैंने लिया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। और ये देख लेना आप जो करंट स्टैटिक RS अकेडमी का ऐप डाउनलोड करके सीधा आप ये कोर्स RS मेंस में जो है उसमें जाओगे, RS कोर्सेज में, तो वहाँ पे आपको करंट अफेयर का सेगमेंट दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना आप। और अच्छे से PDF डाउनलोड करो, उनको प्रिंट निकालो, अच्छे से पढ़ो, और 5-7 दिन का काम है करंट अफेयर का, क्योंकि अभी लास्ट टाइम पे आप निपटा दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। मतलब रेस में आप रहोगे बहुत अच्छे से, ठीक है। चले नेक्स्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपके, जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है, ठीक है। देखो ये टर्मिनोलॉजी है, न्यूज़ में रही है, 100% क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि जीनो ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है, ये एक स्टेटमेंट ही आ जाएगा। आगे एग्जामिनर बढ़े तो उसकी खुशी की बात है, इसके हालिया उदाहरणों का उल्लेख करते हुए, ठीक है। रिसेंट के इसके एग्जाम्पल क्या क्या आ गया कि एक सुअर के जो है उसका लीवर किसी व्यक्ति के जो है लीवर ट्रांसप्लांट कर दिया गया, ठीक है। पहली 2022 में आपने सुना होगा कि अमेरिका का एक व्यक्ति था, उसका जो हार्ट है वो सुअर का हार्ट लगा दिया उसके ऊपर, वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी, ठीक है। तो वो टर्मिनोलॉजी है, वो इसको क्या बोलते हैं, जीनो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। अब इसका बोला है कि चिकित्सा क्षेत्र, इसके महत्व और इसके जुड़ी प्रमुख, इसका इंपॉर्टेंस तो बताओगी, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा आजकल क्या है, डोनर नहीं मिलते, या डोनर लिस्ट क्या है बहुत लंबी है, कोई भी अंग लगाना है आपको तो इतना आपकी भाई हर चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती है इंसान से इंसान के लिए। तो अब क्या कर रहे हैं, और इसकी एथिकल कुछ या चुनौतियां जो बताओगे आपकी भाई एथिकल इसकी क्या है, कुछ जो है मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। तो अब देखो जीनो ट्रांसप्लांटेशन सिंपल समझना कि एक कोई जानवर है और एक दूसरी तरफ कोई व्यक्ति है, मान लो सिंपल ऐसा ही समझते कि भाई एक जीव से दूसरे जीव में जो है अंगों का, कोशिकाओं का, उत्तकों का क्या है, ट्रांसप्लांट करना है, क्या बोलते हैं, जीनो ट्रांसप्लांटेशन। सिंपल इतना सा डेफिनेशन शॉर्ट एंड स्वीट आपको लिखनी है। कोई उत्तक हो सकती है, कोशिका हो सकती है, कोई अंग हो सकता है, उसको क्या करना, एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसप्लांट करना। और सामान्यतः पहले क्या है, बंदर का करते थे, क्योंकि अपन बोलते हैं ना बंदर के पूर्वज है अपन तो, ठीक है। लेकिन अभी तो कोई बंदर मैंने इंसान बनते हुए देखा नहीं है, इंसान ज़रूर बंदर बन रहे हैं अब, तो वही चीज़ है। तो अभी क्या है, तो अभी और ज़्यादा स्टडीज हुई, डीप स्टडीज हुई, तो अब सबसे ज़्यादा जो नियर बाई अपने जो है मतलब समानताएं हैं जिस जीव के अंदर पाएगी, वो सुअर के अंदर है, ठीक है। तो सुअर की जो अगर अंगों का अपन ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहती हैं बजाय बंदर के, ठीक है। तो अभी जैसे सुअर का ही मैंने बताया कि लीवर ट्रांसप्लांटेशन अभी रिसेंटली किया गया, और 2022-23 में क्या है, हार्ट जो है, एक व्यक्ति जो है ब्रेन हेमरेज हो गया था उसको, तो उसका हार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट किया गया था, किसका, सुअर का। तो वो लगभग 2 महीने के आसपास जीवित रहा, सुअर के दिल, उसका दिल जो है सुअर का धड़क रहा था, ठीक है। तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन सिंपल समझ में आ गया कि कोई भी जीव है और सिंपल है, एक दूसरे पर आप व्यक्ति ले लो, ठीक है। तो इसके जो अंगों का है, अब देखो मानव के अंगों को तो सुअर में डालोगे नहीं, क्योंकि सुअर, समझ रहे हो ना, क्योंकि जो व्यक्ति नैतिक मतलब जो ज़्यादा सोच रहा है, विकास कर रहा है, तो उसकी क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सुअर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो व्यक्ति है। हो सकता है कि जो पशु प्रेमी है उनके लिए ये हो सकता है, लेकिन अगर आप जेन्युइनली देखोगे, ऑथेंटिक, अगर रियलिटी की बात करें अपन, तो व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके पास पैसे हैं, संपदा है, भाई सुअर बेचारा उठा के लिया है, उसका कर दिया ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो इसके समक्ष एथिकल जो है वो डायलिमा की भी चीज़ें आती है कि भाई एक जीव को मारकर आप किसी, वो भी तो जीव है, इंसान ही तो जीव है, ठीक है। वो ज़्यादा सोच रहा है, उसकी क्षमताएं हैं जो प्रकृति को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो वो कुछ एथिकल उसके जो वैल्यूज़ है उनका कुछ डायलिमा होता है, लेकिन अपन ये है कि भाई एक जीव है, उसका दूसरे जीव में अंगों का ट्रांसप्लांट करना है, जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहना है, इतना आप याद रखना, ठीक है। जीनो ट्रांसप्लांटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक जीव की क्या हो सकती है, कोशिका, उत्तकों या अंगों को किसी अन्य प्रजाति, ध्यान रखना, देखो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी आपको यूज करनी है, ठीक है, विशेषकर मानव में। अब देखो ये जो आप मैंने लिखा है ना ब्रैकेट के अंदर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मान लो सीधा समझ में नहीं आ रहा, विशेष प्रजाति मतलब आपने ऐसे सीधा नहीं लिखा। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंस आपको नेगेटिव ऐसे नहीं लग रहा कि भाई आपने दूसरे जीव को बहुत हल्के में ले लिया, नहीं, आपने लिख दिया बीच यहाँ पे कि विशेषकर मानव की, मुख्यतः क्या है, एक जीव से दूसरे जीव में किसमें, मानव में ट्रांसप्लांट करोगे, में प्रत्यारोपित किया जाता है
यह विशेष रूप से अंगों की भारी कमी की समस्या का समाधान करने के लिए विकसित किया जा रहा है। तो 3 ही लाइनों में, 2.5 लाइनों के अंदर आपने पूरा जीनो ट्रांसप्लांटेशन बता दिया, और इसको ये भी बता दी कि भाई क्यों जीनो ट्रांसप्लांटेशन किया जा रहा है, क्योंकि भाई जो आपके अंगों की है वो एक कमी भारत में क्या है महसूस की जा रही है, और भारत में क्या पूरी वर्ल्ड में महसूस की जा रही है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए, उस गैप को, उस वैक्यूम को फुलफिल करने के लिए आपने जानवरों के क्या है, दूसरे जीवों के अंगों को क्या है मानव के अंडर जो है ट्रांसप्लांटेशन करना शुरू कर दिया। उसी को जीनो ट्रांसप्लांटेशन बोला जाता है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन आपने जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है। अब दूसरा इसमें बोला है कि हाल या उदाहरणों का उल्लेख कीजिए। तो अब रिसेंट के आपको क्या है एग्जाम्पल इसमें बताने हैं। तो पहला पोर्शन आपने बता दिया कि भाई जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको तोड़ना है। अब देखो हालिया उदाहरण जैसे कि मार्च 2024 में अमेरिका के जो मैसाचुसेट्स जो जनरल हॉस्पिटल है, पहली बार सुअर के आनुवांशिक रूप से परिवर्तित यकृत लीवर को एक मस्तिष्क जो आपके मतलब जो ब्रेन हेमरेज जो व्यक्ति है उसमें क्या किया गया, प्रत्यारोपित किया गया, उस व्यक्ति के अंदर लीवर डाला गया। ठीक है, जनवरी 2022 में। दूसरा एग्जांपल आप बता दो कि भाई 2022 में अमेरिका के अंदर ही क्या है एक व्यक्ति के अंदर सुअर का क्या हार्ट डाल दिया गया। तो आपने क्या बता दिया, ये रिसेंट के एग्जांपल्स बता दिए। ठीक है, उल्लेख करते हुए अब देखना है कि इसका महत्व और इससे जुड़ी चुनौतियां। अब 2 चीज़ें आपको क्वेश्चन की ओर पकड़नी है, एक तो इसका महत्व लिखना है, दूसरा आपको इसके समक्ष कौन कौन से चैलेंजेज है। तो इंपॉर्टेंस और चैलेंजेस दोनों बतानी है। 2 चीज़ें आपने यहाँ बता दी। तो इस तरीके से आपको क्या है, जैसे हमने कोर्स में भी इस तरीके से मैंने हर चीज़ भाई कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ज्ञान है होगा 1000 चीज़ें। ठीक है, अब जीनो ट्रांसप्लांटेशन में आप लिख देते सिंपल एक जीव, लेकिन आपके जो वर्ड्स है ना, जैसे विशेषकर मानव मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स है ये मैटर करते हैं आपके, इस तरीके से आपको लिखना है। अब आते हैं महत्व। सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है इसका। तो जीवन रक्षक अंगों की कमी को पूरा करने की इसकी संभावना है कि जो भाई मेन जो आपके असेंशियल जो अंग हैं शरीर के, ठीक है, मान लो 2 किडनी है, मान लो एक व्यक्ति की किडनी है तो उसको एक किडनी से उसका काम चल जाएगा। अब भाई दूसरी किडनी वो सुअर की लगाए तो वो ज़्यादा मतलब महत्व की नहीं है, लेकिन असेंशियल चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है आपकी, ठीक है, उनको क्या करना, उन अंगों की क्या है पूर्ति करना, इसका क्या है, इसलिए ये क्या है इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अंगदान प्रतीक्षा सूची एक इससे कम हो जाती है कि भाई अपन क्या डिपेंडेंट हो जाएं कि भाई कोई अंगदान करेगा तभी हम क्या करेंगे, जो असेंशियल पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उनको क्या है असेंबल करेंगे बॉडी के अंदर। तो इससे कहीं ना कहीं जो वेटिंग लिस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भविष्य में कृत्रिम या स्वचालित अंगों का विकल्प बन सकता है कि भाई अगर टेक्नोलॉजी अभी एक जीव से दूसरे जीव का ले रहे हैं, हो सकता है इन फ्यूचर अपन क्या प्लास्टिक वगैरह या फिर जो है जो और जो आर्टिफिशियल तरीके से जो बनाए हुए अंग हैं उनका भी शरीर क्या करे, उनको अडोप्ट करने लग जाए और उनको इंस्टॉल करे तो वो अच्छे से काम करने लग जाए। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी क्या है अभी जो है चल रही है अभी, और ज़्यादा रिसर्च की इसमें क्या है ज़रूरत है। अभी रिसेंटली अपन जियो का लगा रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में अपन क्या है आर्टिफिशियल तरीके से जो अंगों का क्या है ट्रांसप्लांट बॉडी के अंदर इंस्टॉल वगैरह करने लग जाए। तो ये इसका क्या बता दिया अपन ने, महत्व बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं इसकी चौथा पोर्शन क्या पूछा था एग्जामिनर ने कि भाई इसके साथ साथ आप इसके चैलेंजेस क्या है, चुनौतियां क्या है। तो चुनौतियां हैं प्रतिरक्षा अस्वीकृति, भाई इम्यून रिजेक्शन हो सकता है। इम्यून रिजेक्शन क्या हो सकता है कि भाई मान लो शरीर में लगा तो दिया, ठीक है, तो और उसको जैसे खुला छोड़ा और इम्यूनिटी काम ही नहीं कर रही उसके प्रति, क्योंकि भाई सुअर की बॉडी के स्ट्रक्चर के साथ वो लीवर जो था वो उसके हिसाब से काम कर रहा था। मनुष्य की बॉडी जो है उसकी 1000 चीज़ें हैं। अब वो सुअर तो सोचता नहीं है ना कि भाई मेरे को क्लास लेनी, आरएस की तैयारी करनी है या फिर और कुछ करना है। मान लो किसी व्यक्ति के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया तो व्यक्ति तो सोचेगा ना, तो वो कहीं ना कहीं मतलब मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको कि इस तरीके से वो इम्यून रिजेक्शन भी हो सकता है ना, उसकी संभावना क्या हो सकती है, बढ़ सकती है और व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। जूनोसिस जानवरों से, अब जूनोसिस क्या होता है कि जैसे कई रोग होते हैं जो क्या है केवल जानवरों से जानवरों में फैलते हैं। अब भाई कोई बॉडी आपने जानवर की लगा दी तो कुछ पार्ट तो आपके अंदर है ना, ऐसे मतलब आपके मान लो 100% बॉडी में से 20% किसी जानवर का लगा दिया तो आपके ऊपर खतरा है ना कि भाई जूनोसिस जो डिजीज़ होती हैं जो जानवरों में फैलती है वो आपके अंदर फैल जाएँ और धीरे धीरे क्या है मानव और मतलब जो पूरा मिक्सर ही हो जाए चीज़ें, समझ रहे हो ना आप कि भाई व्यक्ति और मानव में कुछ अंतर ही नहीं रहे, सॉरी मानव और आपके जो पशु में कोई अंतर ही नहीं रहे कि जो जूनोसिस जो डिजीज़ होती हैं वो क्या है जानवरों से मानव के अंदर भी फैलना लग जाए। ठीक है, तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो जानवरों से मनुष्य में संक्रमण का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। नैतिक और धार्मिक आपत्तियाँ, नैतिक एथिकल इसकी डायलीमा है, रिलीजियस बेस्ड इसकी डायलीमा है। कैसे कि भाई जैसे एथिकल क्या हो गया कि भाई एक सुअर को मार के आप किसी इंसान का मतलब सुअर को तो आप उसके तो अंगों की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मतलब अगर आप एनिमल लवर है या फिर एनिमल जो एथिक्स पढ़ते हैं अपन उसमें, तो उसके हिसाब से तो फिर क्या है उनको तो फिर मतलब उनका तो कोई यूज ही नहीं है फिर, या उनका तो आप एक तरीके से मिस यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक डायलेमा होता है एथिकल। दूसरा धार्मिक आपत्तियाँ कि कई लोग क्या है जैसे मान लो सुअर हो गया, बंदर हो गया, जैसे बंदर को अपन हनुमान जी का रूप मानते हैं
तो अपन उसका ट्रांसप्लांट मतलब एक तरीके से मार के फिर वो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। हिंदू धर्म में अपन भाई बंदर को नहीं मार सकते, अपन तो ऐसा लगता है कि भाई हनुमान जी अपने घर पे ही आ गए, ठीक है, ये रियलिटी है। दूसरा चीज़ कि जैसे मोमडन्स वगैरह है तो वहाँ पे सुअर को उसको मतलब वो छूना देखना भी पसंद नहीं करते टाइप से, ठीक है। तो अगर वहाँ पे तो कहीं ना कहीं ये रिलीजियस बेस्ड क्या है, डायलेमा भी क्या होता है, चैलेंजेस भी क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं इसमें, ठीक है। दीर्घकालिक प्रभावों पर अब भी शोध जारी है। और दूसरी चीज़ कि अभी तो रिसेंटली भाई जैसे आपने हार्ट लगाया था तो वो कितने दिनों तक जिया वो व्यक्ति, 60-50 दिनों तक, 50-60 दिनों तक, ठीक है। तो अभी जैसे आपके जीएम फसल्स है ना जो जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो उनका अभी तक परिणाम 50 साल बाद क्या होगा वो नहीं आया। तो उसी तरीके से सेम आपकी क्या जीनो ट्रांसप्लांटेशन से उस व्यक्ति के ऊपर लॉन्ग टर्म पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसका जो अभी रिजल्ट है वो भी नहीं बता सकते आप, वो 50 साल बाद ही बता पाओगे। और हो सकता है पूरी बायोडाइवर्सिटी या तहस नहस हो जाए अगर इस तरीके से बड़े लेवल पे अगर जीनो ट्रांसप्लांटेशन अगर होने लग जाए तो, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, चैलेंजेज हैं, चुनौतियाँ हैं। अब लास्ट में, अब देखो निष्कर्ष मैंने हेडिंग इसलिए लिखी है कि आपको एटलीस्ट एक लाइन में, 2 लाइन में ये लास्ट में निष्कर्ष भी लिखना है। कैसे? जीनो ट्रांसप्लांटेशन चिकित्सा क्षेत्र में क्या है, एक नई क्रांति है, रिवोल्यूशन है, नया रिवोल्यूशन है, ठीक है, उसका संकेत है। परंतु इसके सुरक्षित और नैतिक प्रभावी उपयोग के लिए कठोर वैज्ञानिक परीक्षण और नीति निर्धारक अनिवार्य है। कि ऐसे नहीं कि आपने उठा के किसी का भी जीनो ट्रांसप्लांटेशन कर दिया, नहीं। इसके लिए आपको पर्टिकुलर क्या है, एथिकल वैल्यूज़ का भी ध्यान रखना है, रिलीजन जो वैल्यूज़ है उनका भी ध्यान रखना है। साथ ही आपको क्या है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप स्टडीज, डीप आपको साइंटिफिक रिसर्च वगैरह करने की भी क्या है, ज़रूरत है। तो अगर जीनो ट्रांसप्लांटेशन में से आपकी कोई भी क्वेश्चन आता है तो अब इसके बाद आपका गलत नहीं होगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन भी करवाया मैंने, ठीक है, सेम यही अपना क्या है फंडा कोर्स में रहा है। तो क्वेश्चन करवा दिया, क्वेश्चन से आपकी जीनो ट्रांसप्लांटेशन, अब कंटेंट क्या पढ़ोगे इसमें अलग, बताओ, कुछ पढ़ने की जरूरत है क्या? अब यही कंटेंट में पढ़ना है आपको, जीनो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन टू कंटेंट आपका अपना कॉन्सेप्ट रहता है कि भाई देखो जीनो ट्रांसप्लांटेशन कुछ भी पूछे आपको उसका सोशल जो इम्पैक्ट है, आपको उसका जो नेगेटिव चैलेंजेज हैं, उसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है, रिसेंट के जो एग्जाम्पल हैं, चारों चीज़ें तो बता दी, अब कुछ बचा ही नहीं इसमें, ठीक है। तो कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से इसको क्या करना है, आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है, कि अभी क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने, देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन, क्वेश्चन क्या है पहले, कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य विधेयकों पर समय सीमा निर्धारित किए जाने के आलोक में भारतीय संघवाद में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखो अब ये क्वेश्चन जो बनाया ना मैंने, इसमें देखो शुरुआत में तो जो है करंट मैंने पूछ लिया कि भाई करंट का जो है राज्यपाल को आपके बारे में जो जजमेंट आया अभी सुप्रीम कोर्ट का 8-9 अप्रैल के आसपास, वो आपको पता है कि नहीं। दूसरा मैंने स्टैटिक पूछ लिया इसमें, ठीक है। स्टैटिक में क्या पूछ लिया, स्टैटिक में ये पूछ लिया कि भाई भारतीय जो इंडियन जो फेडरलिज्म है उसमें राज्यपाल की भूमिका का, कि राज्यपाल कितना इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल की जो नियुक्तियां होती हैं, राज्यपाल कितना पारदर्शी है, उन सबका क्या करो आप, क्रिटिकल एनालिसिस करो, क्रिटिकल मूल्यांकन करो, ठीक है, कि वो सही है कि गलत है, क्या सुधार वगैरह किए जा सकते हैं। तो दोनों हो गया, करंट प्लस स्टैटिक, ये क्वेश्चन ही ऐसा बनाया है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन के चांस है पूरे मेरे को यहाँ जहाँ तक मेरा इंट्यूशन कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य विधेयकों पर समय सीमा निर्धारित की गई। पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को बुरी तरीके से लताड़ा है, जलील किया है खड़ा करके। देखो इसकी कहानी पहले समझना, सिंपल सी बात है। आपने बहुत सारा ये सुना होगा कि भाई जहाँ पे भी बीजेपी की सरकार नहीं है राज्यों के अंदर, वहाँ पे राज्यपाल और जो राज्य सरकार है उनके बीच में तनातनी चलती रहती है। इसका एग्जांपल आपने बंगाल में सुना होगा, जैसे यूनिवर्सिटी विधेयक आया था वहाँ पे, तो राज्यपाल ने एक तरीके से उस पर मंजूरी देना मतलब नकार दिया था। दूसरी चीज़ केरल में देखा होगा। तीसरी चीज़ आपने कहाँ पे अभी रिसेंटली तमिलनाडु में देखा होगा, जो ये केस गया हुआ है 2021-22 का, 22-23 का, ये तमिलनाडु सरकार द्वारा ही रिट एक तरीके से अटेम्प्ट की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि आप क्या कर रहे हो कि 10 जो आपके विधेयक थे राज्यपाल को किसने, राज्य सरकार ने रखे थे कि भाई ये हमारे कुछ बिल हैं सोशल रिफॉर्म्स वगैरह से रिलेटेड, इनको आप मंजूरी दे दो। कि भाई कोई भी कानून कैसे बनता है, जैसे अभी वक्फ बोर्ड बिल बना, ठीक है, तो वो कैसे बना कि भाई लोकसभा में 2 अगस्त 2024 में पास हो गया, उसके बाद राज्यसभा से पास हो गया, और अभी रिसेंटली क्या है आपके राष्ट्रपति ने उसको मंजूरी दे दी, ठीक है। तो वो क्या है आपके फाइनल जो है एक्ट बन गया। तो उसी तरीके से राज्य में भी ये होता है कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी कानून बनाता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेचर में बनाता है, फिर अगर अब मान लो वहाँ पे राज्य जो आपकी परिषद है, काउंसिल है 169 वाली जो होती है ना राज्य परिषद, अगर वो है तो उससे अनुमति लेगा, अगर वो नहीं है तो फिर सीधा क्या है राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल के पास 3 ऑप्शन होते हैं। राज्यपाल क्या कर सकता है किसी बिल को, देखो सबसे पहले बिल को क्या कर सकता है राज्यपाल, या तो क्या कर दे अनुमति दे दे, ठीक है,
या फिर उसको क्या कर दे, अस्वीकार कर दे, या फिर मना भी कर सकता है, ठीक है। या दूसरी चीज़ इसको क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज दे कि भाई वापस इसको आप जो जिस सदन में आया उसको वापस भेज दो। तीसरा चीज़ वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे, ठीक है, आर्टिकल 201 राष्ट्रपति के लिए क्या कर दे, आरक्षित कर दे। तो ये क्या है, 3-4 उसके पास क्या अधिकार होते हैं। तो अभी इसी को लेकर हुआ कि भाई आपके तमिलनाडु सरकार ने जो है जो बिल राज्यपाल के पास भेजे, तो राज्यपाल ने क्या किया, उनको पॉकेट में डाल के रख दिया, ठीक है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। एब्सोल्यूट वीटो जो होता है ना, कि भाई कोई भी निर्णय दिया ना तो उसको मना किया, ना अनुमति दी, ना पुनर्विचार के लिए भेजा, ना राष्ट्रपति के पास भेजा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, तो अब सुप्रीम कोर्ट पे चलेगी मामला। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो आपके 2 जज आपके जो बैठे थे, उन्होंने 8 अप्रैल के आसपास मामला सुनाया, उन्होंने जजमेंट दिया और अच्छे से बताया कि देखो पहली चीज़ तो राज्यपाल का पॉकेट वीटो का और एब्सोल्यूट वीटो का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी चीज़ राज्यपाल क्या कर सकता था कि पुनर्विचार के लिए कितनी बार भी पहले कोई भी बिल को भेज सकता था, लेकिन अब नहीं भेज सकता। जैसे राष्ट्रपति के मामले में होता है ना कि एक बार भेजा और दूसरी बार मंत्रिपरिषद अगर दोबारा वही सेम बिल भेजती है तो उसको पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन राज्यपाल के साथ भी अब वैसा ही राष्ट्रपति की तरह कर दिया गया कि भाई दोबारा अगर आपके पास कोई बिल आता है तो आपको अनुमति देनी पड़ेगी उसके लिए, बार बार आप पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। और उसमें टाइम लिमिट और दे दिया कि मान लो आपके पास कोई बिल आता है तो आपको 1 महीने के अंदर उसके बारे में बताना पड़ेगा। अगर आप राष्ट्रपति के पास नहीं भेज रहे हो तो 1 महीने के अंदर बताना पड़ेगा कि आप इसके ऊपर क्या संज्ञान ले रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल में वापस भेज रहे हो तो 3 महीने का आपके पास वो है, समय है कि आप पुनर्विचार करके उसके ऊपर जो भी संज्ञान ले लोगे, ठीक है। पुनर्विचार होकर अगर आपके पास वापस बिल आ गया तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना है, उसके ऊपर निर्णय लेना है। तो ऐसे 3 उन्होंने क्या दिए, बड़े जजमेंट दिए। तीसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली, चौथी चीज़, कि भाई आप पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो क्या है, राज्यपाल का मतलब काम नहीं है, ये राज्यपाल के अंदर जो है उसकी शक्तियाँ नहीं है। जैसे उसमें बोला है ना 163 के अंदर आर्टिकल के अंदर कि भाई राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ वगैरह, तो उनके अंदर बोला कि मतलब कुछ भी विवेकाधीन शक्तियाँ नहीं होती हैं टाइप से, मतलब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया है, ठीक है। और सही भी है कुछ मामलों में आप देखोगे, क्योंकि राज्यपाल क्या है, जहाँ पे विरोधी सरकार होती है तो वो कहीं ना कहीं सरकार की जो आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उससे क्या होते हैं, बाइस्ड होते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वो वैसा ही वहाँ पे काम करते हैं। तो ये जजमेंट मतलब एक सुप्रीम जजमेंट है और पहली बार न्यायपालिका ने जो है राज्यपाल को इतनी बुरी तरीके से क्या है, बुरी तरीके से नहीं बोलेंगे लेकिन एक अच्छा जजमेंट दिया है, ठीक है। जो सेम पार्टी गवर्नमेंट्स हैं राज्यों के अंदर, उनके लिए एक राहत का क्या है ये, मतलब एक सांस है, उनके लिए राहत की सांस है ये, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा, देखो इंट्रोडक्शन पहले मैंने लिखा है, भारतीय संविधान में राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक प्रमुख कहा गया। आपके आर्टिकल कौन सा हो गया, आर्टिकल 156 153 हो गया, 153, 4, 5 राज्यपाल से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह देखने को मिला है कि राज्यपालों की भूमिका कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप का विषय बन गई है, कि राज्यपाल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या है, पॉलिटिकली बाइस्ड हो रहे हैं, ठीक है। जिससे संघवाद की भूमिका, अब देखो भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है अपने यहाँ पे, ठीक है, संघात्मक सरकार या फिर संघात्मक की बात की गई है, कोऑपरेटिव मतलब सहकारी संघवाद की बात की गई है। सहकारी संघवाद क्या होता है कि भाई आप राज्य और आपके जो केंद्र सरकार हैं वो क्या है, मिलकर काम करें और जनता के हित में काम करें। लेकिन मान लो राज्यपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वही अगर सेंटर की आपके, देखो सेंटर, सिंपल सी बात है कि सेंटर में जैसी गवर्नमेंट होगी उसकी विचारधारा वाला व्यक्ति ही राज्यपाल बनाया जाएगा, ठीक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु बनाम राज्यपाल, तो ये मामला देखो इसने पूछा है कि भाई समय सीमा और ये आपके हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कौन सा मामला, तो आपको यहाँ ये मेंशन करना पड़ेगा तमिलनाडु बनाम जो है बनाम राज्यपाल, कहाँ का, तमिलनाडु के। मामला 2024-25 में राज्यपालों के विधेयकों पर अनिश्चितकालीन चुप्पी को असंवैधानिक करार दिया गया कि भाई आपने 10 आपके लंबित विधेयक पड़े हुए थे, बिल पड़े हुए थे, लेकिन आपने क्या है उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। यह फैसला राज्यपालों की संवैधानिक भूमिका की सीमाओं को स्पष्ट करता है कि राज्यपाल के पास एब्सोल्यूट पावर्स नहीं है, उनके ऊपर कुछ बाउंड्रीज हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के माध्यम से बता दिया है, ठीक है। तो वो देखते हैं क्या क्या बोला है उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय क्या क्या है बिंदु, तो सबसे पहले अनुच्छेद आपके 200 में क्या है, राज्यपाल के तहत विधेयकों पर समयबद्ध निर्णय लेना होगा, कि आर्टिकल 200 के अंदर राज्यपाल के पास ये पावर्स है कि कोई आपके पास बिल आता है तो कोई विधेयक आता है तो उसके ऊपर आपको क्या है, निर्णय लेना होगा। अब देखो सामान्यतः स्थिति में मान लो कोई नॉर्मल स्थिति में क्या है, नॉर्मल स्थिति क्या है कि आपके पास क्या है, बिल आया, ठीक है, और बिल आया और आपको 1 माह के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, उसको मंजूरी या नामंजूरी जो भी करना है वो आपको करना पड़ेगा सामान्य स्थिति के अंदर, ठीक है। दूसरा, मंत्रिपरिषद की सलाह के विरुद्ध कार्य, मान लो बिल आया, ठीक है, किसके पास, राज्यपाल के पास आ गया बिल,
अब राज्यपाल क्या कर रहा है कि भाई उसको लगे कि यार ये तो कहीं कहीं ना कहीं जो है मेरे इसको क्या पुनर्विचार के लिए मुझे भेजना है, ठीक है। तो अगर उसके हिसाब से है मंत्रिपरिषद की सलाह के विरुद्ध कार्य कुछ करना है, तो वो बिल को जो है समय जो है वो 3 माह के अंदर अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। पुनः प्रस्तुत मतलब रीपास्ट बिल, मतलब अगर मान लो पुनर्विचार के लिए बिल भेज दिया और वापस उसको पास्ट करवाना है, तो वो 1 माह के भीतर भीतर आपको जो क्या है उसके भीतर स्वीकृति देना क्या है, अनिवार्य किया गया है। दूसरा, राज्यपाल पूर्ण वीटो, जो कंप्लीट वीटो है और पॉकेट वीटो है, अनिश्चितकालीन जो चुप्पी है वो नहीं अपना सकते। जो एब्सोल्यूट वीटो है, ठीक है, कंप्लीट वीटो जिसको बोलते हैं, और जो पॉकेट वीटो है उसको राज्यपाल अब क्या है अपना नहीं सकता। ये चौथा उन्होंने क्या दे दिया, निर्णय दे दिया। तो सबसे पहले 1 माह है, ठीक है, नॉर्मल स्थिति में 3 माह है, जैसे मान लो पुनर्विचार वगैरह करना है उससे रिलेटेड हो गया, और 1 माह है वापस कि भाई वापस आपके पास बिल आ गया तो उसको 1 माह के अंदर अंदर आपको क्या है जजमेंट देना पड़ेगा। तीसरी चीज़ क्या बोली उन्होंने कि पॉकेट वीटो हो गया आपके, ठीक है, और आपके एब्सोल्यूट वीटो हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, पावर राज्यपाल की नहीं है कि उनको आप अनिश्चित काल के लिए किसी भी चीज़ को, किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए नहीं रख सकते। तो ये जजमेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन बनाया, ठीक है। तीसरा, मंत्रिपरिषद की सलाह मानना राज्यपाल की संवैधानिक बाध्यता है कि भाई राज्यपाल का काम क्या है, सरकार का काम है ना कि भाई कानून बनाना, तो राज्यपाल को तो सपोर्ट करना चाहिए उसमें, क्योंकि भाई जनता के प्रतिनिधि राज्यपाल नहीं है, राज्यपाल तो एक संवैधानिक पोस्ट है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बिठाया गया है, ठीक है। काम जो है ग्राउंड लेवल पे गवर्नेंस का काम है वो सरकार को करना है, और उसमें आपको सहयोग करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई सरकार जो प्रतिनिधि भेज रही है जनता, तो उनका तो भाई काम सरकार ही करेगी ना। तो वही चीज़ बोली है कि भाई ये क्या संवैधानिक बाध्यता है उनका काम करना, जैसा कि अनुच्छेद 163 में क्या है उल्लेखित है, ठीक है। अगर विधानसभा विधेयक को पुनः पारित करके भेजे तो राज्यपाल को उसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते। देखो मान लो एक बार बिल आया राज्यपाल के पास, किसके पास आया एक बार बिल, राज्यपाल के पास, ठीक है। अभी तमिलनाडु वाले केस में भी यही हुआ था। अब राज्यपाल को लगा कि यार नहीं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं पुनर्विचार के लिए जो आपके स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें आपने लेजिस्लेटिव है उसमें भेज दिया, ठीक है, ठीक है। इन्होंने सेम बिल जो मान लो ABC बिल था, तो ABC बिल ही इन्होंने वापस पुनर्विचार करके ABC बिल ही भेज दिया। अब राज्यपाल क्या नहीं कर सकता, उसको जो अपने दादाजी हैं सुप्रीम कोर्ट है उन वहाँ पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति के पास, ठीक है, राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते हैं उसको। यहीं पे आपको मान्यता जो भी है उसको स्वीकार वगैरह जो भी करना है यहीं पे पुनर्विचार के बाद करना पड़ेगा, ठीक है। देखो बोला ना कि राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते हैं। निष्कर्षतः सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्यपाल का कार्य केवल संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना है, न कि राजनीतिक बाधा बनना। कि भाई राजनीतिक बाधा मत बनो, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी लिमिट्स हैं उनको ध्यान में रखकर आप क्या करो, कार्य करो, ठीक है। तो इसका जो जजमेंट था यही था, ध्यान रखना। 4 जो मुख्य चीज़ें बोली हैं कि पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो राज्यपाल के मतलब हैंड में नहीं है। दूसरा कि विधानसभा अगर विधेयक को भेजती है पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार करके वापस भेजती है, तो राष्ट्रपति के पास राज्यपाल उसे नहीं भेज सकता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होगी, जैसे आर्टिकल 163 में बोला गया है। 3 चीज़ें आपको बताई दी कि भाई सामान्य विधेयक कोई आता है तो उस पर 1 महीने के अंदर लेना पड़ेगा। पुनर्विचार से रिलेटेड कुछ आता है तो उसके लिए 3 माह का अंदर दे दिया। पुनर्विचार करके वापस बिल आता है तो उस पर 1 महीने का टाइम लिमिट आपके सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। तो ये एक तरीके से देखो एक तरीका होता है कानून बनाने का कि भाई संसद के माध्यम से बन जाए, अध्यादेश के माध्यम से बन जाए। तीसरा ये भी है कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर दे, अब देखो सुप्रीम कोर्ट जो भी पहले चीज़ें चली आ रही थी, तो अब ये ऑटोमेटिक कानून क्या हो जाएगा, यहाँ पे ना तो 2/3 बहुमत की ज़रूरत है, ना आपके कुछ पास वगैरह कराने के बिलों की ज़रूरत है, ये सीधा ही क्या है कानून बन गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, कानून है वो भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा बन सकता है। अब आगे पोर्शन क्या था कि संविधान में राज्यपाल की भूमिका, उसने पूछा था ना कि भाई संघात्मक ढांचा है उसको किस तरीके से आलोचनात्मक उनका विवरण कीजिए, ठीक है। तो संविधान में राज्यपाल की भूमिका आपको बताइए 153 में आपके राज्यपाल से रिलेटेड है, यहाँ पे मंत्रिपरिषद की बात वगैरह मानेंगे। यहाँ 200 में आपके राज्यपाल जो विधेयक आते हैं उनमें क्या क्या वो एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो विधेयक को वापस भेज सकते हैं, स्वीकृति दे सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। तो ये 3 पावर्स जो होती हैं वो आर्टिकल 200 में होती हैं, और 201 में वही राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए भेजता है, तो राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 200 में कि राज्यपाल विधेयक पर स्वीकृति दे सकते हैं, वापस कर सकते हैं या राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। 201 में जैसे मैंने बताया कि भाई जो भी निर्णय होगा पुनर्विचार के बाद, मतलब राष्ट्रपति के पास अगर भेज दिया मान लो राज्यपाल ने बिल, तो राष्ट्रपति जो निर्णय लेंगे वही क्या होगा, सर्वमान्य होगा, सर्वशक्तिमान होगा, अंतिम निर्णय होगा। 163 में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता के और सलाह पे कार्य करेगा। ध्यान रखना, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही तो बोला अभी कि भाई आर्टिकल 163 को आप उसको ध्यान रखो ना, 163 को आप उसको ध्यान रखो। उसमें क्या बोला गया है कि भाई आपके राज्यपाल जो है वो किसके अनुसार काम करेगा, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करेगा।
अब लेकिन तुम बिना फालतू की पंचायती लगा रहे हो, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं देखो सिंपल सी बात है, इसमें हो क्यों रहा है ये आपको भी पता है। ये 1970 के दशक में भी ऐसे ही हुआ था, जब मान लो नॉन आपके कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, उस टाइम पे भी यही हुआ था। तो ये होता ही है कि भाई आपका जो है राज्यपाल जो है, तो इसके लिए क्या करो आप कि भाई इस तरीके की बाइसनेस से बचे राज्यपाल, तो कुछ योग्यता निर्धारित करो। अब भाई व्यक्ति आपने बिठा दिया, किसी को कॉन्स्टिट्यूशनल पद दे दिया, एक राजा बना दिया एक स्टेट का, ठीक है, और कुछ योग्यता है नहीं उसकी, बस आपके वो भक्त होने चाहिए किसी पार्टी के, मतलब XYZ में किसी का नाम नहीं ले रहा, तो उसको आप बिठा दिया आपने, तो उसके पास खुद का विवेक तो काम ही नहीं करेगा। वो तो उसने तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी उसको वही करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए तो वो तो पाता, उसने तो सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा पद मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ 50%, आई थिंक 50-60% योग्यता होना चाहिए, तो वो खुद का विवेक यूज कर सके, ठीक है। तो ये फिर जो आपके जो एक तरीके से जो बैरियर आ रहे हैं, जो कानून बन रहे हैं राज्यों के अंदर नहीं बनने में एक तरीके से सहयोग नहीं कर रहा राज्यपाल, तो वो चीज़ें क्या होंगी, ओवरकम होंगे। अब भारतीय संघवाद में राज्यपाल की भूमिका की आलोचना देख लेते हैं। राजनीतिक निष्पक्षता का क्या होता है, अभाव। देखो सिंपल सी बात है, राज्यपाल किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा होता है पहले, मान लो उसने फिर वो एक तरीके से बोलते हैं कि भाई राज्यपाल बन गया तो वो निष्क्रिय राजनीति से क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं, सक्रिय राजनीति से निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल कई बार केंद्र सरकार के राजनीतिक एजेंट के रूप में, और बहुत सारे एलिगेशन लगे हैं राज्य के ऊपर, राज्यपाल के ऊपर, कि वो क्या करते हैं, एक एजेंट की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश, आपने सुना होगा कि भाई जैसे महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ था कि सरकार गिराने में, या फिर जो आपके बीजेपी सपोर्टिव गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट कर रहा था राज्यपाल, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपके ये क्या एग्जाम्पल्स, सत्ता पलट की घटनाएं आपने सुनी होंगी, ठीक है। राजस्थान में भी थोड़ा एक तरीके से डगमगा गई थी सत्ताएं, ठीक है, बाड़ा वगैरह सुना होगा आपने उस टाइम पे। विधानमंडल के विधायी कार्यों में बाधा होती है, कैसे कि विधेयकों पर निर्णय न लेना या राष्ट्रपति के पास भेजना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का क्या उल्लंघन है। कि डेमोक्रेसी की क्या है बेसिक कोर, ये फिलोसफी ये है कि भाई आप क्या करो, काम करो, कानून बनाओ और नीतियों को क्या करो, लागू करो। लेकिन विधानमंडल से आपने पास कर दिया, लेकिन राज्यपाल के पास जाकर वो विधेयक अगर रुक गया तो वो क्या होगा, डिले होगा आपके किसी विधायी कार्यों के अंदर। तीसरा, प्रशासनिक कार्यों में क्या होगा, हस्तक्षेप, जैसे राज्य विश्वविद्यालयों कुलपतियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप, जैसे बंगाल और पंजाब में आपने सुना होगा, ठीक है। और बंगाल में तो आपके यूनिवर्सिटी एक्ट वगैरह भी लाया गया था उस टाइम पे। जवाबदेही का अभाव है, राज्यपाल केवल राष्ट्रपति केंद्र की रिपोर्ट करते हैं, राज्य सरकार या विधानसभा को नहीं, ठीक है। तो राज्य के प्रति तो कोई इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, राष्ट्रपति भी नाम मात्र, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहेगी वैसा करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से इनकी जवाबदेही का भी क्या है, इनके ऊपर अभाव है, ठीक है। अब प्रमुख समितियों की सिफारिशें क्या रही हैं, जैसे आपने वैकेंट चला आयोग सुना होगा 2002 वाला, पूंजी कमीशन, सहकारी आयोग जो 1988 में आया था, ठीक है। तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी कि यार क्या करो कि राज्यपाल को आप क्या करो, राज्य की सरकार की जो है उसको भी कुछ अधिकार दो, उससे रिलेटेड, उसको हटाने के लिए राज्य सरकार को कुछ अधिकार दो, ठीक है, इस तरीके से। तो समिति या कुछ सुझाव, सहकारी आयोग 1988, नियुक्ति में मुख्यमंत्री की सलाह, क्या करना चाहिए। और बहुत सारी इनकी सहकारी जो समिति थी 1988 की, इनकी बहुत सारी बातें मानी भी गई थी। तो इन्होंने कहा कि भाई नियुक्तियों में क्या करो, मुख्यमंत्री की सलाह को क्या करो, अनिवार्य करो। दूसरा चीज़, विवेकाधिकार क्या करो, सीमित करो, कि भाई राज्यपाल के विवेकाधिकार के आधार पर बहुत सारे आप निर्णय ले रहे हो, तो उस विवेकाधिकार को क्या कर दो, थोड़ा कम करो आप उसको, इतना ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा उनको पावर्स मत दो ओपनली आप, ठीक है। पुंछी कमीशन आया था आपके 2010 में, विधेयकों पर निर्णय की समय सीमा तय कर दो, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी कर भी दी। तो ये पुंछी कमीशन का है, देखो यही चीज़ क्या है, पुंछी कमीशन ने बोल दी थी, ठीक है। पुंछी कमीशन ने यही चीज़ बोली थी कि भाई क्या करो आप, विधेयकों पर निर्णय की समय सीमा तय करो। और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया है कि भाई 1 माह है आपके, 3 माह है और 1 माह है, तो ये जो आपका 131 वाला कॉन्सेप्ट लागू कर दिया है पुंछी कमीशन। तो कहीं ना कहीं अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आए तो ये पुंछी कमीशन की जो रिपोर्ट है इसको जरूर मेंशन करना कि भाई पुंछी कमीशन 2010 में सेम जो है यही चीज़ बोली गई थी कि भाई विधेयकों पर क्या कर दो आप, टाइम लिमिट बना दो कि भाई कोई ऐसा विधेयक है तो इस पर आपको इतने महीने में जजमेंट देना ही होगा। वैकेंट चला आयोग आया था जो 2002 के अंदर, नियुक्ति है तो चयन समिति बने, राजनीतिक नियुक्तियों पर रोक हो। इन्होंने कहा था कि भाई इसमें राष्ट्रपति आपके प्रधानमंत्री हो जाए, मुख्यमंत्री शामिल हो जाए, ठीक है, राज्य का, और गृह मंत्री वगैरह शामिल हो जाएं, और वो शामिल होकर क्या करते हैं, एक नियुक्ति समिति हो। ऐसा नहीं कि अब देखो कोई नियुक्ति समिति नहीं होती राज्यपाल की, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है उसको क्या है राज्यपाल बना देती है। तो एक नियुक्ति समिति का, अब देखो ये भी जजमेंट आएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि ये जरूरत है, नीड है, ये नीड ऑफ पावर है, ठीक है। दूसरा, राजनीतिक नियुक्ति पर रोक होनी चाहिए कि भाई किसी को आप राजनीतिक पद एक गिफ्ट के तौर पर राज्यपाल दे रहे हो, राज्यपाल का पद दे रहे हो, तो उस पर क्या करनी चाहिए, रोक लगानी चाहिए, ठीक है। सुधार के लिए क्या सुझाव दें, सबसे पहले राज्यपाल नियुक्ति प्रक्रिया में क्या हो, पारदर्शिता हो। तो सबसे मेन चीज़ तो ये कि पारदर्शिता हो, कुछ योग्यताओं का निर्धारण करो कि भाई राज्यपाल कौन बन सकता है, हर किसी व्यक्ति को नहीं, कुछ ना कुछ उसकी मिनिमम क्या है योग्यताएं होनी चाहिए।
एक गैर राजनीतिक चयन समिति गठित हो जिसमें मुख्यमंत्री की भूमिका भी होनी चाहिए, क्योंकि भाई जिस राज्य के अंदर रहना है, ठीक है, तो उस राज्य के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है उसको तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि भाई मेरे ऊपर कौन शासन करेगा या कौन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मेरे ऊपर होगी, ठीक है। तो वो उस व्यक्ति को भी तो शामिल करना आपको कंपलसरी होना चाहिए, जैसे वैकेंट चला आयोग ने बोला है। राज्यपाल की जवाबदेही तय की जाए। अब जैसे अभी राज्यपाल के पास कोई जवाबदेही नहीं है, वो बस रिपोर्ट करते हैं, या फिर राष्ट्रपति शासन के टाइम पे आर्टिकल 355-56 के तहत कि भाई कुछ भी राज्य के अंदर अनसर्टेनिटी होती है, संविधान के अनुकूल चलती है, तब वो रिपोर्ट करता है राज्यपाल को, ठीक है, राष्ट्रपति को। तो राज्यपाल की जवाबदेही होनी चाहिए। कैसे? जैसे पुंछे आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य स्तरीय महाभियोग प्रक्रिया को क्या किया जाना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए। अब देखो राज्यपाल की या तो फिर फिक्स टर्म कर दो, आप ये भी कर सकते हो कि 5 साल क्या कर दो, राज्यपाल की फिक्स टर्म कर दो। अब क्या होता है कि राज्यपाल ने मान लो थोड़ा सा भी सरकार के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा कोई कानून पास करवा दिया, तो फिर उसको हटा के फिर उसको कहीं और जगह भेज देंगे या फिर उसको लीव दे देंगे, बस कि भाई मौज करो। तो फिक्स अगर टर्म हो जाएगी 5 साल, तो व्यक्ति अपने खुद के भी उसको हटा ही नहीं सकते 5 साल से, इस टाइप का भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। और राज्य सरकारों को अधिकार दे दो कि भाई उसको शामिल कर लो कि भाई इसको जो महाभियोग के माध्यम से आप हटा सकते हो, जैसे पुंछे आयोग ने बोला था। अनुच्छेद 163 में संशोधन कर विवेकाधिकार को सीमित करना। जो 163 में विवेकाधिकार अधिकार दिए हुए हैं राज्यपाल के, तो उनको क्या करना, ओवरकम करना, ठीक है, थोड़ा सा कम करना। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के प्रयोग में स्पष्ट दिशा निर्देश, जैसा कि एसआर बॉम्बई वाद था भारत संघ 1994 में कहा गया था कि क्या करो, राष्ट्रपति शासन 356 जो है उसके प्रयोग को स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए कि भाई आप कोई भी ऐसा कोई एलिगेशन किसी राज्य सरकार पे लगाकर वहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल रूल है वो नहीं लगा सकते। तो उसके ऊपर बॉम्बई साहब है 1994 में उनका क्या आया था, जजमेंट आया था, तो उनको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अब देखो निष्कर्ष क्या होगा, मान लो इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो आप कैसा कितना बैलेंस आप इसमें क्या लिखोगे, निष्कर्ष लिखोगे। तो राज्यपाल की भूमिका लोकतंत्र प्रणाली को संतुलित बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखो राज्यपाल का जो पद है वो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई अनावश्यक पद है, जो डिसबैलेंस है डेमोक्रेसी के अंदर, तो उसको बैलेंस करने के लिए राज्यपाल की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन हालिया घटनाओं ने उनकी राजनीतिक तटस्थता और संवैधानिक आचरण पर क्या किए हैं, सवाल उठाए हैं कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल वो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं और जो पॉलिटिकल बाइसनेस है उनकी, तो उनके एक तरीके से उस पद के ऊपर क्या है, बहुत सारे सवाल उठाए हैं उनकी संवैधानिकता पर। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम है। आपको इस सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट है XYZ, उसका आपको क्या है, हमेशा सपोर्ट करना है, उसको आप बताना है कि यार एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक क्या है, कदम है, जो स्पष्ट करता है कि राज्यपाल विधायी प्रक्रिया को रोक नहीं सकते। और सीधा सीधा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसने बोल दिया कि भाई राज्यपाल के पास इतनी पावर नहीं है जो सरकार को, जो जनता के नुमाइंदे हैं उनको क्या है, रोक सके, ठीक है। संविधान की भावना के अनुरूप राज्यपालों की भूमिका केवल संवैधानिक मार्गदर्शक की होनी चाहिए, न कि राजनीतिक वादा की। देखो बहुत अच्छी लाइन है कि देखो संविधान की भावना के अनुरूप, कि संविधान में राज्यपाल का पद क्यों बनाया गया, ठीक है। तो वो संविधान की जो कोर, जो आपकी जो इमोशंस हैं, जो कोर संविधान की फिलोसॉफी है, वो क्या बोलती है कि राज्यपाल क्या है, एक संवैधानिक मार्गदर्शक, भाई राज्य में संविधान का उल्लंघन नहीं हो उसका। और अब देखो एक आर्टिकल 163 में तो बोला भी गया है ना कि वो मार्गदर्शक फिलोसोफर की तरह क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। तो वो ही उसका काम होना चाहिए, एक मार्गदर्शक, बड़े चाचा की, बड़े दादा की तरह काम होना चाहिए, ठीक है, फालतू पंचायती नहीं करे, ठीक है। दूसरा, न कि राजनीतिक बाधा हो, वो राजनीतिक बाधा नहीं डालनी चाहिए और ना ही उनको पॉलिटिकली क्या है, बाइस्ड होना चाहिए। तो ये क्या है, इस तरीके से आपको बेस्ट एक कंक्लूजन लिख के इसको खत्म करना है। तो आपकी पूरा टॉपिक भी समझ में आ गया होगा रिसेंटली, और ये क्वेश्चन बन भी सकता है, ठीक है। एग्जामिनर ने अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है ये, और रिसेंट का क्या है, वो है, न्यूज़ में रहा है। दूसरी चीज़, ऐसे ही आपके 10 वर्ष किसी योजना के वगैरह के होते हैं और PIB में इसको अच्छे से कवर किया था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके सीधा सीधा बन सकता है। कौन सा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। और रिसेंटली इसमें क्या 2024-25 का जो बजट था उसमें तरुण प्लस करके एक, जैसे 3 कैटेगरी थी ना पहले, ठीक है, मैं बता देता हूँ। पहले 3 कैटेगरी थी, आपके शिशु लोन हो गए, ठीक है, आपके जो है किशोर हो गए, और आपके तरुण हो गए, तरुण। अब जैसे इसमें क्या था, इसमें 50,000 तक का क्या है, लोन दे सकते हो। इसमें 50,000 से कितना, 5 लाख तक का लोन दे सकते हो, और इसमें 5 लाख से लेके 10 लाख तक का। लेकिन अभी एक क्या है, एक श्रेणी और आ गई, कौन सी, तरुण प्लस, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया कि भाई तरुण वाले कोई व्यक्ति, मान लो जिसने 10 लाख लोन ले रखा था, उसने समय पे चुका दिया लोन, तो अब वो व्यक्ति एलिजिबल हो जाएगा 20 लाख रुपए तक का लोन लेने के लिए,
ठीक है। तो ये एक श्रेणी इसमें और जोड़ दी गई है, तो इसलिए भी न्यूज़ में रहा है। दूसरी चीज़, इसको 10 वर्ष हो गए, तो इसलिए भी यहाँ से सीधा, अब देखो मैंने इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट रखा है क्योंकि जैसे आपके पिछले साल 2023 में आरएस मेंस में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो किसी स्कीम के 10 साल हुए थे, 5 साल हुए थे, तो वहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके बन सकता है। क्या क्वेश्चन है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के प्रमुख उद्देश्यों। सबसे पहले तो आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बतानी है यहाँ पे। अब इसके मोटिव लिखना है, इसका उद्देश्य क्या है। इसके बाद इसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों, इसका जो सोशल और जो इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है उनको बताना है, और हाल ही उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है कि भाई रिसेंट में मुद्रा योजना की कौन कौन सी जो है उपलब्धियां रही। ठीक है, तो देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपको पता है 2015 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तो उसके एक साल बाद में लॉन्च कर दी गई थी कि भाई जो भी आपके सूक्ष्म उद्योग वगैरह हैं, स्टार्टअप्स वगैरह को बढ़ावा देने के लिए उनको क्या है, जो मतलब एक तरीके से स्टार्टअप वगैरह लॉन्च करने के लिए उनको इनिशियल जो पूंजी है वो क्या है लोन के माध्यम से दे दी जाए। तो इसके लिए क्या आपके मुद्रा योजना आई थी। ठीक है, कुछ जैसे इसमें SC ST को वेटेज देते हैं, महिलाओं को वेटेज देते हैं, जो वनरेबल ग्रुप्स हैं जो क्या कर सके, जो अपना धंधा पानी चला सके, छोटे मोटे उद्योग वगैरह चला सकें, तो उनको क्या करने के लिए मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप में लाने के लिए ये योजना चलाई गई थी। तो इसका मुख्य मोटिव ये था, 2015 में चलाई गई थी। 8 अप्रैल 2025 को इसने क्या कर लिया, अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए, जो भारत में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित है। मतलब यह योजना अति अवित्त पोषित और वित्त पोषण के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जिसमें गैर कॉर्पोरेट हो गए जैसे आपके, ठीक है, नॉन कॉर्पोरेट। अब भाई कॉर्पोरेशन में तो क्या होता है कि बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं वो तो बैंक में जाएंगे, तो बैंक में उनका क्या करेगा, स्वेग से स्वागत करेगा। ठीक है, होता है ना, देखा होगा आपने कि बड़े बड़े जो मान लो कोई बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, तो बैंक चाहता है कि भाई मेरे से लोन ले ये व्यक्ति। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि यार बिजनेस है, पैसे चुका ही देगा। ठीक है, और लेकिन छोटा कोई व्यक्ति जाएगा, आप जाओ और आप बोलोगे यार मेरे को ये दुकान खोलनी है, 5 लाख रुपए चाहिए, तो बैंक क्या है, शक पकाएगा, थोड़ा सा डिले करेगा चीज़ों के अंदर। ठीक है, गैर कृषि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना जमानत के और बिना किसी कोलेटरल फ्री क्या दिया जाएगा इसमें, कि आपको जमीन जायदाद गिरवी गहना रखने की जरूरत नहीं है, आपको बिना कोलेटरल फ्री आपको क्या है लोन इसमें दिया जाएगा, ऋण इसमें प्रदान किया जाएगा। प्रमुख उद्देश्य क्या है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको, अब देखो स्कीम है आपको 10 वर्ष हो गए, फाइनेंशियल इंक्लूजन आपके क्या सिलेबस का पार्ट है, तो आप उसमें भी इसको योजना का मेंशन कर सकते हो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, उसको बढ़ावा देना। गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि सूक्ष्म और सूक्ष्म लघु उद्योग में औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना। पहले क्या होता था कि भाई छोटा मोटा उद्योग करना है तो व्यक्ति क्या करता था कि यार चलो अपने जो सेठ साहूकार है वहाँ से लोन ले लेते हैं और वो 2 रुपये 3 रुपये सैकड़े के हिसाब से ब्याज देते हैं। तो अब ये जो है वित्तीय समावेशन बढ़ेगा और लोग जो है मुद्रा स्कीम के माध्यम से, तो बैंकिंग माध्यम से भी जो है उनका क्या होगा, जुड़ाव बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा स्वरोजगार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना, मतलब यही कि आप क्या हो, खुद अपना रोजगार करके 5 लोगों को रोजगार दो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास मान लो किसी व्यक्ति के पास बहुत अच्छी स्किल्स है, बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, तो मुद्रा योजना कहेगी भाई आओ मैं आपको 10-15 लाख रुपए देता हूँ, आप अच्छे से क्या कर सकते हो, अपनी योजना को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो उनको क्या होगा, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो इनिशियल एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। नए उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने और विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, और मैनेजमेंट आपका जो सिलेबस का पार्ट है वहाँ से भी क्वेश्चन आपके सीधा सीधा बन सकता है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। महिलाओं और वंचित वर्गों को सशक्त बनाना, क्योंकि इसमें जो वेटेज दिया जाता है, तो मैंने बताया कि शेड्यूल्ड कास्ट हो गई, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गई, वुमेन्स हो गई, वनरेबल्स जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, उन सबको क्या है तवज्जो दी जाती है, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग OBCs वगैरह उद्यमियों को क्या दी जाती है, उनको प्राथमिकता दी जाती है इस योजना के अंतर्गत। सामाजिक आर्थिक प्रभाव, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही है कि इसका सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, तो ये अपन कुछ डाटा बताएंगे भाई ये इसका सोशल इम्पैक्ट जो है इकोनॉमिक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले रोजगार सृजन, भाई सिंपल सी बात है, रोजगार बढ़े हैं। PM जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसके माध्यम से 52.37 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, जिनकी कुल राशि 33.65 लाख करोड़ है, जिससे लाखों लोगों द्वारा रोजगार के अवसर मिले। भाई इतना पैसा गया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं रोजगार क्रिएट तो हुए होंगे ना। तो सबसे पहली चीज़ तो इसका क्या है, सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कि भाई लोगों को क्या मिल गया, रोजगार मिल गया। महिला सशक्तिकरण को क्या मिला हुआ है, बढ़ा मिला है। तो क्यों मिला है, क्योंकि आप बोले भाई 68% लाभार्थी जो हैं इसकी क्या है, महिलाएं हैं। ठीक है, जो महिलाओं के क्या करता है, आर्थिक सशक्तिकरण को क्या करता है, एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है उसमें। ठीक है, तो ये बता सकते हो। दूसरा आपने बता दी कि भाई सर इससे क्या हुआ है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। इसमें आप बता सकते हो 60-65% के आसपास आपके इसमें जो महिलाओं को क्या है, एक तरीके से लोन प्रोवाइड करवाया गया है। वंचित वर्गों का उत्थान, तो ये हेडिंग पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कैसे कि प्रधानमंत्री
मुद्रा योजना के लाभार्थियों में से लगभग 50% कौन है, आपके SC, आपके शेड्यूल्ड कास्ट के, ST, ठीक है, और OBC से हैं, जिससे सामाजिक समानता को क्या मिल रहा है, एक तरीके से बढ़ावा मिल रहा है। कितने, 50% से ज़्यादा। MSME क्षेत्र का विकास हो रहा है कि भाई छोटे मोटे उद्योग थे वो, मान लो पहले तो मान लो कोई आंवले का कुछ मान लो कुछ कर रहा था मैं काम, कैंडी बना रहा था, ठीक है, या फिर टमाटर से सॉस बना रहा था, तो मेरा काम इतना ही चल रहा था कि सॉस बना रहा था और वहीं लोकल बोतलों में भर भर के बेच रहा था। लेकिन मान लो पैसा आया तो इससे देखो ये बताया ना उन्होंने कि भाई MSME क्षेत्र का विकास, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सॉस की ब्रांडिंग कर रहा हूँ, नेटवर्किंग कर रहा हूँ, कुछ पैसा आया तो उसको सप्लाई चेन के माध्यम से दूर दूर जगह पे भी मैं सिटीज़ में उसको बेच रहा हूँ, ठीक है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME को ऋण प्रवाह जो फाइनेंशियल ईयर 2014 में जो था इनको MSME को, जो 2014 जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी उस टाइम पे कितना था, 8.51 लाख करोड़ था। जो भी जो फाइनेंशियल 2024 है यहाँ पे कितना हो गया, लगभग 3 गुना 27.25 लाख करोड़ हो गया। तो ये एक डाटा है आपको इसको मतलब बताने का कि भाई देखो सोशल इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है इसका पॉजिटिव रहा है इस स्कीम का, ठीक है। अब हाल ही उपलब्धियाँ, भाई रिसेंट की इसकी क्या उपलब्धियाँ हैं, तो पॉजिटिव उपलब्धियाँ जो भी बताओ कि भाई लोन वगैरह है ना। फिर अपन चुनौतियाँ भी अपन देखेंगे इसकी भी कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, जैसे फ्रॉड वगैरह बहुत हो रहा है आजकल इसमें, ठीक है। तो ऋण सीमा में वृद्धि की गई है, आपको पता है जैसे मैंने बताया कि 2025 के बजट में मुद्रा ऋण की अधिकतम सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, जैसे तरुण प्लस बताया था ना मैंने, तरुण प्लस, इसमें क्या कर दिया गया, 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, आपके सीमा 20 लाख रुपए कर दी गई, ठीक है। कितनी कर दी गई है, 20 लाख रुपए कर दी गई है, लाख कर दी गई है, जिससे उद्यमिता को अधिक पूंजी उपलब्ध होगी। भाई जो 10 लाख रुपए में कर रहा था फिर उस वापस उसने रीपे लोन कर दिया, तो अब भाई वो अच्छा काम कर रहा है तभी तो वो रीपे कर पा रहा है, तो उसको और इंडस्ट्री को और ग्रो कर पाए, तो इसलिए ऋण की सीमा क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, और बजट आपके 24-25 में किया गया है, ठीक है। तो ऋण सीमा में जो तरुण जो कैटेगरी है लास्ट वाली, उसको तरुण प्लस बना दिया गया और उसकी सीमा कितनी कर दी गई, 20 लाख रुपए कर दी गई है। नई ऋण श्रेणी तरुण प्लस, जैसे बताया सेम वही चीज़ है, ठीक है। इससे पहले तरुण श्रेणी के सफलतापूर्वक पुनर्भुगतान कर चुके अब तक के 10 लाख से 20 लाख का तक का ऋण तरुण प्लस श्रेणी के तहत प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कोविड-19 के दौरान भी कुछ सहायता दी गई जो आपकी मुद्रा लोन वगैरह में थे। कैसे, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शिशु ऋण पर 2% ब्याज सब्सिडी प्रदान की गई, जिससे महामारी के दौरान उद्यमियों को राहत मिली। और शिशु जो सबसे छोटे वाले होते हैं, 50-60 हज़ार का लोन ले रहे हैं, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या ज़्यादा इंपैक्टेड होते हैं, तो उनको क्या दी गई, 2% ब्याज रियायत दी गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के पिछले एक दशक में भारत में उद्यमशीलता और वित्तीय समावेशन को क्या दी है, एक नई ऊंचाइयां पहुंचाया है। इस योजना ने न केवल लाखों लोगों को स्वरोजगार प्रदान किया गया, भाई सिंपल सी बात है, इतने आपने शुरू में जैसे बताया अपन ने, देखो पिछली स्लाइड में क्या बताया था कि 52.57 करोड़ लोग लोन इसमें क्या स्वीकृत हुए हैं, और 33.65 लाख करोड़ एक तरीके से लोगों लाखों लोगों तक इसको क्या रोजगार के अवसर मिले हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या हो रहा है, सब लोगों तक जो है लाखों लोगों तक क्या है रोजगार, स्वरोजगार के क्या है साधन खुले। मान लो एक व्यक्ति ने फैक्ट्री खोली, उस पहले तो एक ही लोग काम कर रहे थे उसमें, ठीक है, अब उसका एक्सपेंड हुआ, उसको 20 लाख रुपए मिल गए, तो उसने 10 लोगों को और रोजगार दे दिया ना, तो कहीं ना कहीं रोजगार वृद्धि इससे क्या है हुई है, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का सतत विकास भारत को आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर कर रहा है। तो इस तरीके से आपको इसमें लिखना है कि इसकी रिसेंट की उपलब्धियां क्या है, ये रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कितने 10 वर्ष हो गए। दूसरी चीज़ 2015 में शुरू हुई थी, इसके रिसेंट के एग्जाम्पल्स देख लिए, इसका सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट अपन ने देख लिया कि किस तरीके से रोजगार वृद्धि हुई है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, MSME को बढ़ावा मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से होलिस्टिक वे में आपने इसको देख लिया, तो आपकी मुद्रा योजना भी पूरी हो गई, 10 साल भी पूरे हो गए। कुछ क्वेश्चन आता है तो आपका इसमें गलत होने वाला नहीं है, कुछ डाटा आपको फैक्ट्स वगैरह ऐसे याद कर लेना कि हाँ, कि आपने सर ने बताया था कि भाई फाइनेंशियल ईयर 2014 में तो 8 लाख करोड़ के आसपास इसमें जो है लोग शामिल थे, और अभी इसमें 24-25 लाख करोड़ के आसपास हो गया। अब आता है वाइब कोडिंग क्या है, तो नई टर्मिनोलॉजी है, 100% पूछ सकता है। वाइब कोडिंग क्या है, इसकी कार्यप्रणाली को संक्षेप में समझाइए, ठीक है। वाइब कोडिंग क्या है, देखो सिंपल इसको समझना। मान लो कोई नॉन टेक्निकल कोई बंदा है जिसको कंप्यूटर ये सब कुछ चलाना नहीं आता है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब जिसको चलाना आता है तो वो एक्सेल फाइल बना लेगा, कुछ भी उसको कोडिंग करनी है तो कोडिंग के माध्यम से कर लेगा, ठीक है, जिसको कोडिंग आती है। लेकिन वाइब कोडिंग क्या है, वाइब कोडिंग में ये वाइब होती है ना कि भाई अनुभूति होती है, आप बोलते हो ना कि भाई इसकी वाइब्स तो बहुत अच्छी हैं, इस व्यक्ति की तो वाइब्स बहुत अच्छी हैं, तो आपकी खुद की वाइब्स है। आपने मान लो आपको आया कि यार मेरे को ईमेल बनानी है, तो आपने क्या किया, आपने टेस्ट किया
और एआई के माध्यम से, ठीक है, चैटबॉट पे, और आपने लिख दिया कि यार मेरे को एक फाइल बना के देनी है, तो वाइब कोडिंग क्या कर देगा, आपको पूरी कोडिंग के माध्यम से, आपको किसी टेक्निकल एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, आपको पर्टिकुलर क्या कर देगा, एक जो है कोडिंग बना के दे देगा, जो भी आपको फाइल, एक्सेल फाइल, ईमेल, कुछ भी चाहिए वो आपको क्या क्रिएट करके दे देगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, वाइब कोडिंग बोलते हैं, ठीक है। और कार्यप्रणाली कैसे करती है वो अपन बताएंगे आगे इसमें। वाइब कोडिंग, ठीक है, आधुनिक कृत्रिम जो आपके एआई है उसके ऊपर क्या है आधारित एक कोडिंग जो है उसकी एक नई क्या है अवधारणा है, जो गैर तकनीकी उपयोग करता है, कि भाई जो टेक्निकल, जिनको क्लिच पता नहीं है या टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, उनके लिए क्या है, नॉन टेक्निकल जो बंदे हैं उनको वो इस टेक्नोलॉजी को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे होता है ना, देखो चैट जीपीटी पे क्या होता है कि मान लो आपने डाला कि यार ये बताओ कि आज का टेम्परेचर यहाँ का कितना रहेगा, तो वो बता देता है कि भाई इतना रहेगा, ठीक है। तो सेम इसमें ये कि भाई आप मेरे को क्या, कोई ईमेल आईडी बना के, ये मेरे को बिजनेस के लिए ईमेल आईडी बनानी है, आपने वाइब मतलब आपकी जो आपने अनुभूति की यार मेरे को ये बनानी है, तो वो सीधा क्या करेगा, उसको समझ लेगा, बता देना आप उसको, और वो उसके आपके हिसाब से, माइंडसेट के हिसाब से उसको बना के दे देगा। उपयोगकर्ताओं को भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तैयार करने में सक्षम बनाती है। इसे ओपन एआई के सह संस्थापक, इसे लॉन्च कौन किया है, तो आप बोलना ओपन एआई और पूर्व टेस्ला के जो कर्मचारी है आंद्रे कारपर्ती, उनके द्वारा क्या है एक तरीके से इस शब्द को क्या है लोकप्रिय बनाया गया है, वाइब कोडिंग, ठीक है। क्या क्या बोला इसको आपने, वाइब कोडिंग। अब आते हैं कि यह एक ऐसी कोडिंग शैली है जिसमें उपयोगकर्ता को पारंपरिक जो प्रोग्रामिंग भाषाएं, आपको कोडिंग लैंग्वेज जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उनको जानने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा क्या करना है, टेक्स्ट करना है, टेक्स्ट के बाद में आपको क्या है सीधा आउटपुट आपको डालना है, उसमें मतलब इनपुट डालना है और आपको आउटपुट मिल जाएगा कि आपने डाल दिया कि भाई जो भी मेरे को क्या है एक पेज बना के दे दो और उसमें ये चीज़ें लिख के दे दो, तो आपके पास जैसे सिंपल आप चैट जीपीटी खोलना, देखो वैसा ही है, ये वाइब कोडिंग वैसी है। आपने बोल देना कि यार मेरे को एक निमंत्रण कार्ड बनाना है, इसमें ये चीज़ें लिख देना, बालाजी महाराज की फोटो लगा देना साइड में, इधर हनुमान या मतलब राम जी की फोटो लगा देना, और एक मुझे एक ऐसी इमेज बना के दो, या आप लिख देना कि यार किसान एक खाद छिड़कता हुआ, तो वो आपको फोटो बना के दे देगा चैट जीपीटी, ठीक है। तो वही क्या है आपके वाइब कोडिंग है, सेम उसी तरीके से, ठीक है। बस उसमें कोडिंग करनी है, ध्यान रखना, आवश्यकता नहीं होती है किसकी, भाषाओं की जानकारी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कोडिंग की बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, ठीक है, जावा, एक्सेल, मेरे को तो खुद को भी नहीं पता इतनी सारी, ठीक है। कई लोग जो एक्सपर्टीज हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उनको पता होती है ना कि भाई बहुत सारी लैंग्वेज, वो जावा लैंग्वेज कौन सी XYZ, ठीक है, चाणक्य फ़ॉन्ट वगैरह जो फ़ॉन्ट होते हैं अलग अलग कोडिंग होती है वो, इसके स्थान पर वे सिर्फ टेक्स्ट में ये बताते हैं कि उन्हें किस तरह का क्या प्रोग्राम या आउटपुट चाहिए। शेष कार्य एआई मॉडल जैसे लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, LLM इसका कार्य करता है। आपको क्या बताना है, आपको टेक्स्ट करना है केवल कि यार मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक ये PDF बना के दे दो, मेरे को एक क्या है एक ये फाइल बना के दे दो, ठीक है, मेरे को एक ये क्या है ईमेल बना के दे दो, बस आपको टेक्स्ट करना है इतना सा। बाकी जो कोडिंग का काम है वो लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल होते हैं एआई के अंदर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, वो ऑटोमेटिक वो क्या कर लेगा, उनको डिटेक्ट कर लेगा। अब जैसे उदाहरण के लिए, क्योंकि एग्जाम आपके क्वेश्चन में पूछा है कि भाई किस तरीके से आप एग्जाम्पल बताओ, जैसे अगर कोई उपयोगकर्ता कहता है कि एक ऐसा वेबसाइट पेज बनाओ जिसमें हेडिंग हो मेरा पहला पेज और एक बटन हो जो क्लिक करने पर धन्यवाद लिखे, ठीक है, तो एआई HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट पूरा कोड जनरेट कर देता है। मान लो आपने मेरे एग्जांपल लिखा है ये कि मान लो आपने ऐसा लिख दिया कि एक ऐसा कोई वेबसाइट बनाओ जिसमें हेडिंग हो, पहला पेज हो और एक बटन हो जो क्या करे, क्लिक करने के बाद धन्यवाद लिखे, तो बस आपको इतना सा लिखना है। बाकी का जो HTML CSS जो जावा स्क्रिप्ट वगैरह है वो क्या कर देगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के आधार पे आपको पूरा स्क्रिप्ट तैयार करके दे देगा, ठीक है। अब कार्यप्रणाली, उपयोगकर्ता एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देता है जिसमें वह बताता है कि वह क्या बनाना चाहता है। तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट देना होगा कि क्या आप बनाना चाहते हो। एआई टूल उस विवरण के आधार पर कोड तैयार करता है, फिर क्या होती है उसकी कोडिंग होती है। और कौन करता है ये, तो मान लो किसी व्यक्ति ने किया, मान लो नॉन टेक्निकल बंदा था, उसने क्या किया उसने ये टेक्स्ट कर दिया, ठीक है, जिस पे भी उसने लैपटॉप कंप्यूटर पे, ठीक है। दूसरा, फिर ये कोडिंग एआई के माध्यम से जो भी चैटबॉट है वहाँ से ये कोडिंग होगी। उपयोगकर्ता को सिर्फ आउटपुट देखने और कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, जो भी आपने कोडिंग की है वो कोडिंग क्या होगी, कोडिंग रिजल्ट आ जाएगा, और नीचे लास्ट में यहाँ पे लिखा होगा कॉपी, तो आपको कॉपी करने जहाँ पे इसको जरूरत है वहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी क्या रहती है, कार्य प्रणाली रहती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, गैर तकनीकी लोगों को सशक्त बनाना, बिना कोडिंग सीखे सॉफ्टवेयर बनाना आसान है। दूसरा, कोडिंग जो है समय में, जो कोडिंग करने में बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता था, बहुत सारी बिजली जो कंज्यूम होती थी, अब देखो बहुत सारा होता था ना कि बहुत सारे कंप्यूटर लगा के कोडिंग कर रहे हो, एनर्जी आपकी कितनी जो है कंजप्शन बढ़ता था, तो समय की बचत हो जाएगी। एआई की सहायता से जिससे प्रोटोटाइप बनाना आसान हो जाएगा। स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों को लिए लाभकारी कि भाई छोटे
व्यवसाय हैं, स्टार्टअप हैं, तो उनको एक आदमी कोडिंग के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक आदमी रखने की जरूरत नहीं है। वो इसी के माध्यम से क्या है 200-400 रुपये में काम अपना कर लेंगे। वाइब कोडिंग तकनीक विकास की एक क्रांतिकारी चरण है जो कोडिंग को सभी के लिए सुलभ बना रहा है। यह तकनीक भविष्य में सॉफ्टवेयर विकास की प्रक्रिया को क्या करती है, सरल बनाती है, तेज बनाती है और समावेशी बना सकती है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सीधा सीधा आपके यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। ध्यान रखना, किससे, वाइब कोडिंग से। ठीक है, वाइब कोडिंग, इसकी कार्यप्रणाली देख ली और संक्षेप में अपने समझा दी कि भाई किस तरीके से काम करती है। चलिए नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वर्षा क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं और भारत की समुद्री रणनीति में इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट वर्षा, तो मैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आधे तो यहीं ढेर हो जाएंगे कि प्रोजेक्ट वर्षा राजस्थान में कुछ वर्षा से रिलेटेड है, भारत के अंदर कुछ मानसून को कुछ करने से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। ठीक है, इसलिए आपके ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट वर्षा क्या है, तो सबसे पहले देखो आप सिंपल याद रखना कि आपके जैसे मान लो अभी वॉर वगैरह की सिचुएशन चल रही थी पाकिस्तान के साथ में, तो अपने को क्या है जो मरीन इलाका है उसको भी क्या है, जैसे आपके न्यूक्लियर सबमरीन्स होते हैं ना, जो परमाणु पनडुब्बियाँ वगैरह होती हैं, तो उनकी भी एक तरीके से सुरक्षा वगैरह, भाई उनका भी ऐसा कुछ डॉकयार्ड होना चाहिए जहाँ पे उनको क्या है आप रख सको, सुरक्षित रख सको। मान लो हमला होता है तो उनकी क्या सुरक्षा की जा सके, और इमरजेंसी में आप उनको वहाँ पे ऐसा मरीन एरिया में होना चाहिए जहाँ से उनको आप आसानी से ले जा सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है भारत के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, आपके राम बिल्ली या रामा बिल्ली करके एक गांव है, कहाँ पे, विशाखापट्टनम के पास, विशाखापट्टनम से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे क्या है, अंडरग्राउंड एक क्या है, एक जो है युद्धपोत संचालन या फिर परमाणु जो पनडुब्बियाँ हैं, जो आपके न्यूक्लियर जो आपके सबमरीन है उनके रखरखाव के लिए एक जो है एक जगह बनाई जा रही है, या जो है नौसैनिक अड्डा बनाया जा रहा है, सिंपल शब्दों में इतना समझ लेना। ठीक है, तो उसी को क्या, उस किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है, वो आपके प्रोजेक्ट वर्षा जो है उसके तहत बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। तो प्रोजेक्ट वर्षा भारत सरकार का एक अत्यंत गोपनीय, ध्यान रखना, सीक्रेट और रणनीतिक परियोजना है। स्ट्रेटेजी क्या है, परियोजना है जिसके तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के निकट राम बिल्ली, देखो गांव का नाम बताया था ना कि रामा बिल्ली जो गांव है, वहां पे एक उन्नत नौसैनिक अड्डा का क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि जो परमाणु पनडुब्बियां हैं, जो आपके न्यूक्लियर सबमरीन हैं, ठीक है, और युद्धपोत हैं, उनका संचालन और उनका रखरखाव करना और आधारभूत संरचना तैयार करना कि भाई जो भी इमरजेंसी है, मान लो उधर मलक्का आपके जो है वाटर स्टेट ट्रीटी है, जो वाटर ट्रीटी है ना, दूसरा जो आपके मान लो कि समुद्र का जो बंगाल की खाड़ी का इलाका, हिंद महासागर का इलाका, तो कुछ भी अगर वार जैसी सिचुएशन होती है तो वहाँ से समुद्र के इतना पास हो और इतना नज़दीक भी नहीं हो कि भाई डिस्ट्रॉय हो जाए, मान लो सुनामी वगैरह की वजह से। ठीक है, तो थोड़ा दूर 50 किलोमीटर बनाया है, तो जिससे वो आसानी से वहाँ पे उसको ले जाया जा सके। तो प्रोजेक्ट क्या है आपके, प्रोजेक्ट वर्षा। ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखो मुख्य विशेषताएं क्या है, ये अड्डा गुप्त सैन्य अभियानों के लिए क्या है, भूमिगत सुरंगों और सबमरीन पेन जो होते हैं आपके, उन सब से क्या होगा, युक्त होगा। इसमें 12 जो आपके पनडुब्बियां हैं, जो आपके न्यूक्लियर सबमरीन है 12 के आसपास, उनको एक साथ क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। यह स्थान हवाई निगरानी और उपग्रह से सुरक्षा हेतु विशेष तकनीकों से सुरक्षित है। आप इसको सैटेलाइट के माध्यम से, हवाई के माध्यम से, ठीक है, इतना सिक्योर करके रख सकते हो कि आप इसको मतलब डिटेक्ट करना भी क्या होगा, मुश्किल होगा कि भाई मूवमेंट क्या हो रही है वहाँ पे। ठीक है, इसे बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र की निकटता से बनाया जा रहा है, कि जो बार का जो सेंटर ना उसके पास में बनाया जा रहा है, कि भाई कोई भी टेक्निकल ग्लिच होता है तो वहाँ पे इसको मतलब इंप्रूवमेंट किया जा सके, ताकि परमाणु आपूर्तिकर्ता संरचना को सुविधाजनक बनाया जा सके, सिंपल। दूसरा, यह अड्डा जो आपके मलक्का जो जल डमरू अड्डे है तथा भारत की तेज पहुँच को सुनिश्चित करता है, जो कि वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कि भाई कोई भी मान लो वैश्विक व्यापार मार्ग है ना, कि भाई जो जलक का जो जल संधि है वहाँ से बहुत सारा शिप मूवमेंट होता है, और जैसे अपन ने देखा था कि जो बंगाल की बे ऑफ बंगाल है, वहाँ से लगभग 1/4 आपकी क्या है जो ट्रेड है, गुड्स है, वो क्या होती हैं यहाँ से क्रॉस होती हैं। जो भी जितना भी गुड्स वगैरह जो ट्रेड होता है वो शिप्स वगैरह 1/4 यहाँ से ट्रेड होती हैं। तो इसलिए भी क्या है इंपॉर्टेंट है कि कोई भी मान लो कुछ भी इशू आता है तो यहाँ से सुनामी के माध्यम से वहाँ पे पहुँचा जा सके और अच्छे से काम किया जा सके। ठीक है, अब रणनीतिक महत्व क्या है, इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। यह परियोजना भारत को हिंद महासागर क्षेत्र जो IOR है ना, इंडियन ओशन रिम में समुद्री प्रभुत्व को क्या करती है, जो है उसका जो सोवर्निटी है उसको बढ़ाने में क्या करती है, सक्षम बनाती है। यह चीन के हम्बनटोटा, क्योंकि श्रीलंका पे लीज पे ले रखा है 99 साल के लिए चीन ने, तो उसको, और BNS शेख हसीना जो बांग्लादेश के अंदर है, जैसे दोहरे उपयोग वाले नौसैनिक अड्डों की चुनौती देने का एक तरीके से उत्तर है। और अपना नौसैनिक अड्डा अपन क्या है, जो शेख हसीना के नाम से अड्डा बना रखा है, और दूसरा हम्बनटोटा जो श्रीलंका के अंदर है, चाइना ने 99 साल के लिए लीज पे ले रखा है। ठीक है, तो वहाँ पे उन दोनों के बीच में ये क्या एक महत्वपूर्ण रणनीतिक जो है अड्डा स्थापित किया जा रहा है।
भारत की नौसैनिक मारक क्षमता और परमाणु त्रिक न्यूक्लियर ट्राइड जो है उसको सशक्त क्या करता है, बनाता है। इसके भारत की डिटरेंस निवारक नीति को बल मिलता है, जिससे शत्रु राष्ट्र को पहले से हमला करने से रोका जा सके। कि भाई आप इतना पावरफुल, देखो आपके पास लड़ाई करो कि नहीं, वो जीते वो नहीं जीते, लेकिन आपके पास जो इक्विपमेंट्स है, आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो दूसरे वाले जो आपके पड़ोसी हैं, जो दुश्मन देश हैं, वो आपसे वैसे ही डरें। ठीक है, तो इस तरीके की क्या है डिटरेंस पॉलिसी भारत की क्या है होनी चाहिए। और अगर आपके पास इस तरीके के नौसैनिक अड्डे वगैरह होंगे तो आपके जो भी न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह हैं उनको क्या सुरक्षित रखा जा सकता है। प्रोजेक्ट वर्षा केवल एक और सैन्य आधार नहीं, बल्कि भारत की समुद्री सुरक्षा नीति और रणनीति का क्या है, स्वायत्त की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भारत की एक सुरक्षित, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करने में सहायता सिद्ध होगा। इस तरीके से आपने इसका कंक्लूजन लिखना है। तो प्रोजेक्ट वर्षा, ठीक है, आप खुद अपनी आत्मा से पूछना कि आपने कहीं पढ़ा था कि ये अप्रैल की, मान लो आप RS मेंस लिख रहे हो ना, तो खुद मैं जो चीज़ें बताऊँ कहीं पढ़ा है क्या आपने, नहीं पढ़ा है तो मैं फिर कह रहा हूँ कोर्स जो है हमने लॉन्च किया है। ठीक है, फिर कह रहा हूँ कि कोर्स जो लॉन्च किया है इसको देख लेना जाके, स्टेट RS अकेडमी का कोर्स आप जो है ऐप के ऊपर डाउनलोड कर लेना, सीधा से आपको वहाँ पे RS मेंस जो है, मेंस का जो कोर्स है वहाँ पे मिल जाएंगे RS के। वहीं पे आपको दिसंबर से लेके आपके मई 2025 तक करंट अफेयर मिल जाएगा। मतलब मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके इंट्यूशन पूछना कि मैंने जो पढ़ा है, हो सकता है 2-4-5% बच्चों ने पढ़ा हो, ठीक है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो फिर ये क्वेश्चन आएंगे भाई। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके सीधे सीधे एग्जामिनर में देखने को मिलेंगे। प्रोजेक्ट वर्षा हो गया जैसे मैंने पढ़ाया, राज्यपाल वाला मामला पूरा कंटेंट समझ में आ गया होगा। जीनो ट्रांसप्लांटेशन मैंने पूरा अच्छे से बता दी कि भाई पूरा कंटेंट, और आपका क्वेश्चन कुछ भी पूछे उसमें से आप नहीं। राज्यपाल वाले में सेम मैंने बता दी कि भाई जैसे 3 आयोग, जैसे ठीक है, वेंकट चला आयोग, आपके पूंजी कमीशन बता दिया, इसके अलावा सहकार्य कमीशन बता दिया। ठीक है, उनकी रिकमेंडेशंस क्या रही, क्या राज्यपाल के पद में क्या सुधार करने चाहिए, कौन कौन से आर्टिकल्स में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी क्या रहा। ठीक है, तो करंट भी बता दिया, स्टैटिक भी बता दिया, जीनो ट्रांसप्लांटेशन पूरा बता दिया। तो वही कह रहा हूँ कि अपने इंट्यूशन से पूछना आप कि आप सही दिशा में पढ़ रहे हो क्या, क्योंकि ये करंट अफेयर आएगा इस तरीके, और नहीं आएगा तो मैं कह रहा हूँ, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मान लो इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आता है तो कोई भी राज्यपाल का क्वेश्चन आए तो वो रिसेंट का जजमेंट आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छी मार्किंग मिलेगी। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्षा जैसे बताया कि वहाँ से भी सीधा सीधा आपके सीधा ही पूछ ले प्रोजेक्ट वर्षा क्या है, तो आधी जनता तो वहीं ढेर हो जाएगी कि वर्षा से मानसून पे इधर ही लपेटे खाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ से बचो आप। तो वही है कि मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कह रहा कि यार मैं कोई करोड़पति बन जाऊँगा ये सब करके। हमारा भी ये है कि भाई हमारी कोचिंग की साख है, हम भी अच्छा करें, आपको अच्छा कंटेंट दे। कोई किसी व्यक्ति ने मतलब किसी पे एलिगेशन लगाना अच्छा नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से कि भाई कोई नहीं किया, क्योंकि प्रीलिम्स के टाइम पे तो आपके बहुत सारे मैराथन ये सब फलाना ढिमका चलता था। ठीक है, लेकिन मेंस में नहीं होती हिम्मत यार, आपको इतना मेहनत करनी पड़ती है, कंटेंट बनाना पड़ता है, एक एक क्वेश्चन बनाना पड़ता है, कहाँ पे कौन सी चीज़ लिखनी है, तो हर चीज़ में मेहनत लगती है, और मेहनत का हम कुछ ले भी नहीं रहे हैं। ठीक है, मिनिमम फीस है 500 रुपये, 100 रुपये महीने का भी नहीं हो रहा है, 70 रुपये के आसपास महीने का हो रहा है आपके। ठीक है, तो एक बार ज्वाइन कर लेना इसको अच्छे से, और अच्छे से पढ़ो यार। अभी टाइम ये है ना, अभी जो टाइम है ये करंट अफेयर का पढ़ने का ही है। अभी क्या है, करंट अफेयर पढ़ो आप। आपने स्टैटिक पढ़ लिया है, उसको रिवाइज करो। स्टैटिक को क्या करो, केवल रिवाइज करो। ठीक है, जैसे मान लो आपने एक दिन पॉलिटी उठा ली, ठीक है, अब पॉलिटी आपने रिवाइज कर दी, जैसे राजस्थान पॉलिटी कर ली, और साथ में आपने कौन सी इंडियन पॉलिटी कर ली। ठीक है, अब साथ में आप एक मंथ का क्या है, जैसे जनवरी का आपने करंट अफेयर भी ले लिया, और उसको भी आप 4-5 घंटे में वीडियो देख के निपटाना चाहते हो, वीडियो देख के, नहीं तो आपकी PDF है डाउनलोड कर लो, और उसकी प्रिंट निकलवा लो, टेब है तो टेब में पढ़ लो, अंडरलाइन कर लो, और बस उसको घोंट लो। और वो आपके स्टैटिक पोर्शन में, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि स्टैटिक पोर्शन में आपको करंट अफेयर सीधा सीधा यूज करना है। जैसे मैंने कोई भी न्यूज़ बताई है, जैसे भगवद गीता का शुरुआत में मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई आपके एथिक्स के अंदर भगवद गीता लिखा हुआ है, अगर आप उसको लिख दोगे कि भाई मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट जो आपकी यूनेस्को की है उसमें शामिल कर लिया गया है भगवद गीता को, तो वो आपका जो आंसर होगा ना, वो हज़ारों बच्चों से क्या होगा, अलग होगा, और आपको मार्किंग मिलेगी 100%। ठीक है, क्योंकि देखो आपका आंसर लिखोगे तो वो अलग ही थोड़ा सा दिखेगा, और दूसरी चीज़ आपको अंडरलाइन करना है ब्लैक पेन से इन चीज़ों को। और मैंने कोर्स में यही चीज़ें बताई कि भाई किस तरीके से आपको लिखना है। एक बार अगर नहीं हो तो आपके कोर्स में जो बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं उनसे एक बार आप कंसल्ट कर लेना। ठीक है, तो इतना इसलिए बता रहा हूँ कि यार कर लो इसको ज्वाइन, अभी ये टाइम है, और अभी भागने का समय नहीं है। अभी आपको युद्ध स्तर पे क्या करनी है, तैयारी करनी है, कोई एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हो रही है,
कोई किसी तरीके से आपको जो आंदोलन वगैरह जो भी कुछ हो रहा है उसको आइसोलेटेड होकर अपने आप को खुद के ऊपर टाइम देना है अभी, और अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट। और कुछ भी लगेगा करंट अफेयर, जैसे मैंने 21 मई तक का करंट अफेयर ऐप के ऊपर पूरा करवा दिया है, ठीक है। तो अच्छे से आपको इसको क्या है, अच्छे से घोंट के अभी पी जाना है, और अभी यही समय है, और अच्छे से आपको लिखना है एग्जामिनर में, ठीक है। तो अभी कोई करंट अफेयर का यूट्यूब पे 5-6 वीडियो, एक बार इनको भी देख लेना आप, इनसे भी सीधा हो सके आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाए। और ऐप के ऊपर तो मैंने अच्छे से करवा ही रखा है, उसको भी ज्वाइन करिए, और मिलते हैं अपन नए लेक्चर के साथ में। थैंक यू, ठीक है।